आज जब टीचर मुझे मैथ्स पढ़ा रही थी तो मैं उनके बहुत करीब बैठा। मैं देख रहा था मेरी कॉपी पर तेजी से लिखते हुए उनके हाथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं उनके हाथों को अपने हाथों में ले लूं। अब बात से पसंद तक नहीं रही। मुझे लगता है मुझे मेरे टीचर से मोहब्बत हो गई, क्योंकि जब वो मेरे पास नहीं होती तो मैं हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। जब वो मेरे पास होती है तो मैं सारी दुनिया भूलकर बस उन्हें चोरी चोरी देखता रहता हूँ। अक्सर मेरी छोरी पकड़ी जाती है तो वो डांट कर कहती है कि पढ़ाई पर तवज्जो दो। और मैं उन्हें कैसे बताऊं? मैं जब पढ़ने के लिए किताबें खोलता हूँ तब मुझे लफ्ज नहीं मिलते। किताब में उन्हीं का चेहरा नजर आता है। आज मैंने मुझ से बात की और उसे अपनी सारी हालत बताई तो वो हंसने लगा। कहने लगा कि तुम्हें अपनी टीचर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो गया। मैं दिन भर सोचता रहा कि ये इश्क क्या होता है। आज मुझ और आदिल के कहने पे मैंने हिम्मत करके उनसे अपने दिल का हाल कह दिया, जिस पर वो मुझसे सख्त नाराज हो गई और उन्होंने मुझे खूब डांटा। टीचर ने मेरे घर आना छोड़ दिया। वो मेरी कॉल भी नहीं अटेंड कर रही और मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रही। मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुझे अभी तक बच्चा समझती है और मेरे जज्बात को उनकी बेवकूफ़ी कहती है, मगर मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। टीचर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझे छोड़कर अपने किसी कज़न से शादी कर रही है। मैं जानता हूँ कि वो ये सब मुझे अवॉइड करने के लिए कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि वो जानती नहीं कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इतनी कि मैं उनके लिए अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। मोइज, मैं आशिर बात कर रहा हूँ, अदन का बड़ा भाई। मुझे तुमसे मिलना है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ मत बोलो मोइज। मैं अदन के फोन में तुम्हारी और उसकी सारी बातें पढ़ चुका हूँ। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की थी उसको समझाने की, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। सब कुछ वन साइडेड था अदन की तरफ से। रेहान तो उसको इग्नोर कर रही थी। अदन इसीलिए गुस्से में था
ना तो वो पढ़ाने आ रही थी और ना ही उसके कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी। अदन की इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उससे मिलने तो आई थी, मगर सिर्फ समझाने आई थी, क्योंकि अदन उनकी शादी के बारे में सुनकर बहुत गुस्से में था। आई विश मुझे पता होता कि अदन ऐसा कुछ करने वाला है। मुझे लगा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, मगर मैं गलत था। ऑफिस से तो शाम को ही निकल गया था, मैं समझा शायद घर ही जा रहा होगा। फरा कह रही है कि उसने बहुत फोन किए लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैसेजेस भी किए हैं लेकिन रिप्लाई नहीं किया उसने कोई। अब तो किसी दोस्त की तरफ चला गया होगा। तुम्हें क्या परेशानी है? कौन सा दोस्त? उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए उसकी चौकीदारी करूं? मेरे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। वो ही हर वक्त परेशान रहती है उसकी वजह से। मसला क्या है उसका? अच्छा, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप जानते ही नहीं। आपको तो मालूम है कि आशिर को लेकर उसको हर वक्त धड़का लगा रहता है। और क्यों ना हो, हालात भी तो ऐसे हैं। तो उसके वावेला मचाने से हालात बेहतर हो जाएंगे, उल्टा बिगड़ जाएंगे। कैसे वावेला न करे? उसका होने वाला शौहर है, उसके बारे में जज्बाती होना बनता है। होने वाला शौहर है, शादी नहीं हुई अभी। क्या मतलब है आपका? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, खाना खाओ। तन दे पुरजे पुरजे कर दे जिवें करदा दर्जी लीरा मन नू रोक ना सकदा कोई पावे कोई लख पावे जंजीरा इश्क दा ऐन जे समझिया होंदा लड़दा नाल न तकदीरा शीन काफ जेड़ा समझे भुलिया ओ रुल जावे वांग फकीरा इतनी देर हो गई, आशिर अभी तक दफ्तर से नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। काफी दिनों से बहुत उलझा उलझा सा है, खामोश, बिल्कुल चुप। ऑफिस में किसी काम की वजह से शायद नहीं। ये वजह नहीं, कोई और वजह है। आप अभी जब वो घर आएंगे तब आप उनसे पूछ लीजिएगा। वैसे भी वो हर बात आपसे शेयर करते हैं। इस घर के हालात बहुत बदल गए। कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। परसों के रिश्ते अजनबी हो गए।
आशिर, देर लगा दी आज। वो ऑफिस में कुछ काम ज्यादा था मुझे। चलो, शुक्र है मेरी आंखों में आंखें डाल के तो झूठ नहीं बोला मुझसे। लेकिन इस बात का दुख है कि हालात अब इस नहज पे पहुंच गए हैं कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। मेरा यकीन करें आप, अभी सच जानकर इससे भी ज्यादा दुख और तकलीफ होगी। फैसल, मैं जानता हूं कि तुम और सबूर जानबूझकर मुझसे बात नहीं कर। वजह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना बता दूं कि इस वक्त मुझे तुम दोनों की बहुत जरूरत है। फैसल, मैं जानता हूं कि तुम और सबूर जानबूझकर मुझसे बात नहीं कर। वजह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना बता दूं कि इस वक्त मुझे तुम दोनों की बहुत जरूरत है, खास तौर पर सबूर की। वो सारे सबूत जो रेहान के खिलाफ जाते थे अब उसके हक में जाते हैं। मैं जान चुका हूं कि सारे मामले में अदन का कसूर था, लेकिन मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि जब ये सब कुछ हुआ तो सबूत पाकिस्तान में। मैं बस एक बार ये जानना चाहता हूँ कि उस रात को आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रेहान ने अदन को मरने पर उकसाने वाले मैसेजेस किए। प्लीज मेरी एक बार सबूर से बात करवा दो, प्लीज।
तुमने छुपाने की कोशिश की थी ना, क्या फायदा हुआ फैसल? आखिर आशिर को सब पता चल गया ना। तो अच्छा है ना, तुम यही चाहती थी कि वो जान जाए कि रेहान बेकसूर है, तो ये हो गया। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए यार। लेकिन वो सारे मैसेजेस रेहान के खिलाफ जाते हैं। आशिर को पूरा सच जानने का हक है। पूरा सच? पूरा सच जान के वो रेहान को तो माफ कर देगा, पर तुम्हें माफ नहीं करेगा। देखो, अगर यहाँ तक मामला ठीक हो गया तो आगे भी ठीक हो जाए, और एटलीस्ट रेहान वहां कम मुश्किल में हो गया। तो तुम आशिर से कब तक बात नहीं करोगे? अब तक तो वो जान चुका है कि हम उससे जानबूझकर बात नहीं कर रहे। मैं उससे बात करनी, कब करनी है, कैसे करनी है, वो तो मुझ पे छोड़ दो, उसकी फिक्र मत करो। ओके? भाई तुम परेशान क्यों हो रही हो? क्यों ना हो परेशान? आशिर रात को कब आता है, सुबह कब ऑफिस के लिए निकलता है, कुछ पता नहीं है मुझे। वो रेहान, वो अभी तक इस घर में मौजूद है। तलाक तो दूर की बात है, अपनी आंखों से मैंने आशिर को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए देखा है उससे। तो फिर इस रिश्ते का क्या मुस्तकबिल है अम्मी? और आप कहती है मैं परेशान ना हूं। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मुसीबत यह है कि तुम्हारे अब्बू के दिमाग में क्या चल रहा है, इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। वो इस सारे मसले को किस तरह ले रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कुछ अंदाजा भी तो नहीं है हमें। रहने दें उन्हें सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है। उनकी बेटी की जिंदगी में क्या होता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फरा, ऐसा नहीं है, वो हर वक्त तुम्हारे बारे में तो सोचते। अम्मी आप खुद को ये धोखा दे सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। वो मेरे लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे। वो ये सिर्फ और सिर्फ पप्पू की दौलत हासिल करने के लिए कर रहे। चाहे वो मेरी आशिर से शादी करवा के ये दौलत हासिल करे या उसके बगैर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फरा, यही सच है अम्मी। लेकिन आप मेरी बात सुन लें, ये दौलत ना मेरा मकसद कभी थी और ना है। मैं 1000 बार इस दौलत के ऊपर आशिर को तरजीह दूंगी। और ये बात आप अब्बू को समझा दें तो बेहतर होगा। उन आंखों में अपने लिए इस कदर शदीद नफरत देख ली आप अभी के कि समझ नहीं आ रहा इस जज्बे को क्या नाम दूं। ये सब इसलिए हो रहा है कि आशिर दिल से तुम्हें बेगुनाह कबूल कर चुका है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटे। जरूर खुश होती आप अभी, अगर आशिर के चेहरे पे बेचैनी ना देखती। ये बेचैनी तो फितरी है, क्योंकि इस घर में जो सलूक तुम्हारे साथ होता रहा है वो खुद को उसका जिम्मेदार ठहरा रहा है, जो कि किसी हद तक ठीक भी है। वो नादिम है अपने किए। अब अभी मुझे बेटे खुदा का शुक्र अदा करो कि वक्त तुम्हें बेगुनाह साबित कर रहा है। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, सब ठीक हो जाएगा। इतनी बार उम्मीद टूटी है आप अभी कि अब उम्मीद लगाने से डर लगता है। चीजों को बहुत पास होते हुए भी बहुत दूर होते देखा है। यकीन रखो कि अल्लाह ताला अपने किसी भी बंदे का उसकी हिम्मत से ज्यादा इम्तिहान नहीं लेता। और मुझे लग रहा है कि तुम्हारा इम्तिहान खत्म होने जा रहा है।
मैंने तुम्हें कहा था आशिर कि हमें समय मत घसीटो। घसीट नहीं रहा हूं, मदद मांग रहा हूं। कैसी मदद आशिर? ये तुम्हारा और रेहाम का मामला, आपस में जो करना है करो, पर मुझे और सबूर को मत घसीटो इसमें। दोस्त हो तुम मेरे, और सबूर रेहाम की। तो क्या करें, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें दोस्ती निभाने के लिए? देखो आशिर, जब से ये प्रॉब्लम हुआ है मेरी और सबूर की मैरिड लाइफ बर्बाद होकर रहेगी। सबूर इस मामले को लेकर इस कदर डिस्टर्ब है कि मुझे प्रॉब्लम्स हो गई। और अब मसला क्या है? जब तुमने मान लिया कि रेहाम बेकसूर है तो खत्म करो इस मामले को। खुद भी सुकून से रहो, हमें भी रहने दो। आशिर, आज के बाद मुझे फोन मत करना, मैंने जो कहना था कह दिया। फैसल, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? यहां से चली क्यों नहीं जाती तुम? कितना बर्दाश्त करोगी? हम तुम पे जुल्म कर करके थक गए, तुम सह सह के नहीं थकी अभी तक। हाथ जोड़ रही हूं मैं तुम्हारे सामने, प्लीज प्लीज यहां से चली जाओ। अब शायद भूल गई है फराह, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी और ना ही अपनी मर्जी से जा सकती हूँ। आशिर ले गया था फराह को डिनर पे? जी आपा, ले तो गया था डिनर पर, लेकिन मामलात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या मतलब है तौफीक, कैसे मामला? पता नहीं आपा, मैं तो खुद समझने से कासिर हूँ। खुल के बात करो तौफीक, तुम क्या कहना चाह रहे हो? आपा, आशिर अजीब खामोश खामोश सा है। ऑफिस से बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन रात गए तक घर नहीं आता। ऑफिस के सारे काम रुके पड़े हैं। खैर, आपको बहुत मुबारक हो अवार्ड की, आपकी मेहनत रंग ले आई। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। जी आपा, खुदा हाफिज। आप बैठे, मैं अम्मा को बताती हूँ कि उनके दामाद आए हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हारी नजरों में रेहाम को सुरखरू किया है। आंटी, रेहाम तो अपने उस कजन से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर क्यों, कैसे? और कोई रास्ता ही नहीं बचा था बेटा। तुमसे शादी करने से इनकार करने के बाद मेरे जेठ रेहाम और मुनीर की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन रेहाम के अब्बा
जानते थे कि मुनीर और रेहाम का कोई जोड़ नहीं है, इसीलिए वो बात को टाल रहे थे। अदन के मुतालिक रेहाम और सबूर की गुफ्तगू सुनकर मैं डर गई थी। मेरे ही दबाव में आकर रेहाम ने मुनीर से शादी के लिए हामी भर ली। रेहाम की शादी के वक्त सबूर यहीं पर थे? हाँ बेटा, वो बहुत नाराज थी। वो नहीं चाहती थी कि मुनीर से रेहाम की शादी हो। मेरे सामने भी कई बार मुज़ाहमत की। शादी पे तो नहीं आई, मेहंदी पर आई थी। आंटी, रेहाम को मेरे घर वालों के सामने बेगुनाह साबित करने में मुझे आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि मेहंदी वाली रात को ही आखिरी बार रेहाम और अदन के दरमियान मैसेजेस पर बात हुई थी। ये कोई 10 बजे के करीब का वक्त था। उसके बाद ही अदन मगर बेटा, रेहाम की तो उस वक्त रस्में चल रही थी, उसके पास तो मोबाइल था ही नहीं। तो उसका मोबाइल किसके पास था? सबूर के पास था। आशिर यहाँ क्यों आया था? वो ये बताने आया था कि मेरी बेटी बेकसूर है, उसकी भाई की खुदकुशी में उसका कोई कसूर नहीं। वाह, हमारी इज्जत का जनाजा निकालने के बाद ये बात पता चली है उसे। तुम्हारी इज्जत? तुमने इज्जत समझा ही कहाँ था, वरना उसकी इज्जत की हिफाजत करते। मुझे आपका लेक्चर नहीं सुनना है। दोबारा आशिर यहाँ ना आए। आज खुद आया, कल को रेहाम को लेकर आ जाएगा। अब तो अपनी आंखों पे से पट्टी उतार दो। किस बात की उसे सजा दे रहे हो जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं है? उसके कसूरवार या बेकसूर होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया के सामने जो हमारी बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी है। रेहाम से ना हमारा कोई ताल्लुक था और ना है। बदले की आग में मैंने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। आप उसका किरदार, उसकी पाकीज़गी, उसकी मासूमियत, उसने रोक कर मिन्नत करके अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन एक नहीं सुनी मैंने उसकी। जुल्म तो हमसे हुआ। जुल्म नहीं आप अभी, गुनाह किया हमने। क्या क्या नहीं किया हमने उसके साथ, किस किस तरह से तकलीफ नहीं दी उसे, और किस गुनाह की सजा जो उसका था ही नहीं। रेहाम ने मुझे बताया था कि अदन को मैसेज उसने नहीं, सबूर ने किया। लेकिन तुम मुझे बताओ, मैं कैसे तुम्हें बताती, कैसे सूफिया को बताती? कौन करता मेरा यकीन? मैं तो पहले ही उसकी तरफदारी करके घर भर के सामने मुजरिम बन चुकी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम उसकी बेगुनाही तक खुद पहुंचे। अल्लाह ताला ने उस बच्ची की
मुश्किल आसान कर दी। इतना संदिल कैसे हो सकता हूं मैं कि जिससे मोहब्बत का दावा करता था उससे एक ही लम्हे में नफरत कर बैठा। आशिर, जी हाँ भाभी, रेहाम ही वो लड़की थी जिससे मैं शादी करना चाहता था।